अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ उस्मान ओमान। 8 फरवरी के इंतखाब में अब महज एक ही दिन बाकी बचा है और परसों की सुबह पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद सारा दिन इंतखाब के लिए पोलिंग होगी और शाम को फिर वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। बहरहाल हम देख रहे हैं कि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में इस बार खातिर खा इजाफा हुआ है, जिसके बाद फैफिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक अलमिया है कि हमेशा की तरह इस बार भी हम शफाफ इंतखाबात के मुंतज़िर हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी लेवल प्लेइंग ना होने का शिकवा किया जा रहा है। साथ ही साथ कबल अज़ इंतखाबात धांधली का शोर भी हम सुन रहे हैं। ये भी है कि ये उम्मीद भी कहीं ना कहीं हमें मौजूद है कि शायद इस बार हमारे वोट से हालात बदल जाएं। हालात कितने बदलेंगे, 8 फरवरी को क्या होगा, 8 फरवरी के बाद क्या होगा, जब नई हुकूमत आएगी तो सिचुएशन क्या होगी, इसी सारी सूरत हाल पर आज की ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे मैं करा दूं। मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं अनीक नाजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, अदनान आदिल साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बाएं जानिब सादिया अफजाल साहिबा मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं और राना मुबशर साहब मौजूद हैं। सादिया, बहुत हमारे साथ सीनियर लोग मौजूद हैं, लेकिन लेडीज़ फर्स्ट के उसूल को मद्देनजर रखते हुए हबीब अकरम साहब को हमने देखा कैसे माइंड कर गए लेडीज में भी राणा साहब का नंबर पहले आना चाहिए। तरफ जा रही है भारत, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। नहीं था। अच्छा सादिया, हमने देखा 2 माह हबीब अकरम साहब अवाम में रहे और उन्होंने अवामी नब्ज़ पर हाथ रखा। आपने कैंडिडेट्स के नब्ज़ पर हाथ रखा, आपने उम्मीदवारों से बात की। उम्मीदवारों का मोराल आपको कैसा लगा? क्योंकि लोगों के रवैयों से उन्हें भी किसी हद तक अंदाजा हो जाता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। अभी आपके आने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे, लेकिन मियां साहब ने कहा राना सनाउल्लाह साहब को हकीम, क्या कहा है? हकीम का है, ठीक है, और आपको ये कह रही हैं कि नब्ज पे हाथ रखा। तुसी डॉक्टर साहब हो गए। वैसे यहाँ पे बहुत लोग जो है ना वो अपने नाम के आगे वैसे ही डॉक्टर लगा लेते हैं। अच्छा, बहुत लोग हैं। वो केड़े ये जनरल साहब भी नोट करें। Yes. हाँ, ऐसा ही है ना। चलिए, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन उज़मा, कि आपसे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि इस दफ़ा वो वाली चीज़ गहमा गहमी जिसको कहते हैं वो कैंडिडेट्स की तरफ से भी इसका इजहार किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जन पब्लिक में जाके पता चल रहा है कि वो चीज़ नहीं है, वो उतनी धूमधाम नहीं है, वो उतने गली गली जो हैं वो कॉर्नर मीटिंग्स नहीं आपको नज़र आ रही हैं। कैंडिडेट्स भी डरे हुए थे कि अगर लास्ट मिनट पे इलेक्शंस मुलतवी हो जाते हैं, कोई और डेट आगे चली जाती है, 2-4 महीने मामला आगे चला जाता है, जैसे स्पेकुलेशन थी, तो हम क्यों पैसा लगा दें अपना, हम क्यों जो है वो कैंपेन शुरू कर दें। तो उन्होंने भी आखिरी टाइम तक वेट किया। तो अच्छी बात है, इससे कम पैसा लगा होगा उनका। ऐसा नहीं है। अभी आपके आने से पहले कवर दिलशाद साहब ने हमें बताया कि सबसे महंगा तरीन इलेक्शन 60 अरब से, आपने कहा 60 अरब रुपए, 60 अरब से 1 खरब तक स्टेट का गवर्नमेंट का लग रहा है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है जो आपने कहा ना, मैं मेरे ख्याल से कवर दिलशाद साहब से इस पे कई दफा हमारी बात हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी बहुत सारे कवायद और ज़वाबित हैं जो जिसके आप पाबंद होते हैं, जो कैंडिडेट्स जो हैं वो करते हैं। 25 लाख आपने खर्चा करना है, 30 लाख करना है, 35 लाख एक लिमिट होती है। मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा MPA या MNA जो है वो 25 लाख से 35 लाख का खर्चा या 40 लाख का खर्चा कर रहा होता है? करोड़ों लग रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही होती है कि जी जितना लगाएंगे उससे एटलीस्ट डबल तो बनाना ही बनाना है। लेकिन इस बार हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं? मतलब इस बार किसी को इतना यकीन नहीं है कि इतना लगाएंगे तो फिर उतना बन जाएगा, भी कर पाएंगे। पहले तो ये यकीन नहीं हो रहा ना बहुत सारे लोगों को कि आ भी जाएंगे। हाँ। आपने एक और कैंडिडेट्स के जब मोराल की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, हर पार्टी के अंदर से एक और चीज़ भी हुई कि हम एक चीज़ जो पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत से माइनस नहीं कर पा रहे हैं, वो वही है कि वो जो कैपिटलिस्ट चंद एक हैंडफुल ऑफ फ्यूडल्स जो हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो चीज़ नहीं ख़त्म हो रही है। ऐसे में जो जेन्युइन लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, जब हम बार बार कहते हैं कि जी नए लोगों को मौका नहीं मिलता, वो फिर लीडरशिप का, तमाम जमातों की लीडरशिप का भी उतना ही कसूर मैं समझती हूँ कि वो जिम्मेदार हैं। ये मुझे अच्छे तरीके से याद है जब इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म बने थे, तो उनका पहला इंटरव्यू था वज़ीर आज़म बनने के बाद। हम 5-6 एंकर्स इंटरव्यू कर रहे थे उनका, और खान साहब से मैंने ये सवाल किया था उस वक्त भी कि आप भी
चेंज कहकर जो आए उन्हीं लोगों का सहारा लेना पड़ा आपको, क्योंकि इंतखाबी सियासत फिर वो सबको लगता है कि नहीं ये नहीं होंगे तो मेरी सीटें कम हो जाएंगी, मैं उनको नए लोगों पे मैं जो है वो नहीं भरोसा कर सकता या एक रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि फिर मेरी सीटें कम हो जाएंगी, मुझे अपनी हुकूमत बनानी है। तो जहां पर आप इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप ये देख रहे होते हैं कि मैं अपनी हुकूमत बना लूं, तो आप फिर अपने असूलों पर सौदेबाजी कर जाते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जेन्युइन थे उन हलकों के अंदर, उनको टिकट्स ना देना भी उनके साथ ज्यादती थी। और फिर अगेन सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखा गया, सामने रखा गया कि हम सीट कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, कौन इलेक्टेबल है जो हमें सीट निकाल के सादिया, जिस तरह से इलेक्टेबल्स की सियासत की बात करें कि हर सियासी जमात को इलेक्टेबल्स का सहारा लेना ही पड़ता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यूथ की अगर हम यंग वोटर्स की बात करें तो 44% हैं। आपको लगता है ये यंग वोटर्स इस बार वोटिंग ट्रेंड्स को बदल सकते हैं, इलेक्टेबल्स की सियासत ख़त्म कर सकते हैं? ये हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, बात यह है कि यूथ हर इलेक्शंस में होती है, 2018 में भी थी, 2013 में भी थी, हर अहद में हर मतलब यूथ तो मौजूद। इस बार ज्यादा मतलब वो नहीं, वो नंबर गेम तो ज़ाहिर है, आबादी मुल्क की बढ़ रही है तो यूथ की भी बढ़ रही है। लेकिन ये कहना, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम ये कहें, मैं चले आपको एक और अपनी बात को, मैं अपनी गुजारिश को एक और तरह समझाने की कोशिश करता हूँ जी। इस मुल्क में फातिमा जना का एक रेफरेंडम हुआ अयूब खान के साथ। क्या आप सोच सकती हैं कि उस वक्त की यूथ फातिमा जना के साथ नहीं थी? पीपल्स पार्टी उसके बाद मिसाल है, नून लीग उसके बाद मिसाल है। सोशल मीडिया ने जो रियलिटीज हमारे सामने कर दी है वो हमारे, देखें मेरे इल्म में अगर कोई चीज नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती बियॉन्ड दैट। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक, बहुत सारी चीजें हमारे सोसाइटी में इन जनरल पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस हो गई हैं, जहां से फिर ये नए नए तासुर जन्म ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ या वगैरह वगैरह। आपके सवाल की तरफ वापस तो जो गुफ्तगू हो रही है, ये जो हमारा इकोनॉमी है ना, मेनली तो जो यानी रिवॉल्व करती है हर चीज़, अगर सिर्फ इकोनॉमी को सामने रखें, और ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि हम सिर्फ अगर ये स्पेंडिंग्स पे गौर करें कि इजाज़त कितनी और खर्च कितना हो रहा है, ये 2024 या 18 या 13 का मसला नहीं है, ये एक मुस्तकिल मर्ज है। जी बिल्कुल। हम अरबपतियों से, कोई किसी भी जमात को रिप्रेजेंट कर रहा हो, PMLN हो, PTI हो, या हम अरबपतियों से तवक्को करते हैं कि वो गरीबों का नुमाइंदा बने और बिल्कुल गरीबों की तरह सोचे और गरीबों के मसाइल को वो हल करे। यानी मजदूर का नुमाइंदा खुद सनतकार हो, सरमायादार हो, किसान का नुमाइंदा जागीरदार हो। ये है ना इलेक्टेबल्स, खास तौर पर जब आप बात कर रही हैं तो फिर वो हम इस तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरकीब में प्रॉब्लम है। अब इस तरकीब को तोड़ना है ना, आइडियल तो फिर यही है कि इस तरकीब को टूटना चाहिए। तो वो जमातें जो इस तरकीब को तोड़ने की ताकत रखती हैं, उन जमातों का जब हम पूरे जमहूरी निज़ाम का रास्ता रोकते हैं तो वो जमातों का रास्ता भी रोकते हैं। ये माजी में भी हुआ है, अब भी उसकी कुछ झलक हम देख रहे हैं। इसका इलाज क्या है? इलाज है जमहूरियत का तसलसल, लोगों की पार्टिसिपेशन और पार्लियामेंट। लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे हो? हमने तो स्टूडेंट यूनियंस पे भी पाबंदी लगा रखी है। पहले हमें बहुत सारे सियासतदान तो यहाँ से ही मिल जाते थे, अब तो हम मरूसी सियासत ही देखते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपने दुरुस्त फरमाया, यही गुजारिश कर रहा हूँ कि लोगों की पार्टिसिपेशन, इन बीमारियों का इलाज क्या है? लोगों की पार्टिसिपेशन, अगर उस पर पाबंदी लगाई जाएगी किसी भी हेले बहाने से तो हम जुल्म करेंगे। मिसाल के तौर पे लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जी। अब ये कैसी अजीब लतीफ़ा है कि लोकल गवर्नमेंट की जो मजबूत निज़ाम है, फौजी हुकूमतें आके लोकल गवर्नमेंट मजबूत करती हैं जी, और जमहूरी हुकूमतें आके वहां पे उसका मुशर्रफ साहब ने बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम दिया था। तो ये कोई एक चीज नहीं है। खवातीन की पार्टिसिपेशन जो मुशर्रफ साहब की वजह से बढ़ी, तो ये मतलब कोई ऐसा 2 और 2 4 वाली बात नहीं है कि हम ये कहेंगे ये हो जाएगा। तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। सबसे बुनियादी फैक्टर है जमहूरियत का चलते रहना और पार्लियामेंट की बालादस्ती और एक जद्दोजहद मुसलसल है ये
ये एकदम नहीं होता। ये बात हम तो करें, काश स्टेक होल्डर्स भी इस बात पे गौर करें। कहने की इजाजत दीजिएगा, इन्हीं की बात मैं ऐड करती रहूं कि हम ये जब इलेक्टेबल्स की बात करते हैं कि सियासी जो लीडरशिप है वो नए लोगों को आगे आने का मौका क्यों नहीं देती है, या उन्हीं लोगों को साल साल या फॉर डेकेड्स हम देख रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, क्योंकि वो उनको अपने हल्के की नशिस्त जो है वो दे देते हैं, जीत जाते हैं। एक और चीज़ जिस पे बात बहुत कम होती है कि ये आपकी जो मजमूई आवाम है ना, एक उसका भी माइंडसेट है और बड़ा अजीबो गरीब माइंडसेट है। ये सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं है, इससे पहले जो 18 के इलेक्शन, 13 के इलेक्शन, जितने भी इलेक्शंस मैंने कवर किए, ये बीमारी मैं कहूँगी इसको कि सिर्फ आपके अर्बन एरियाज में नज़र नहीं आती है, रूरल एरियाज में भी है कि जब तक एक उम्मीदवार आपके पास वो V8 में, लैंड क्रूजर में नहीं जाएगा, उसके पीछे रेवोज या वीगो या डाले नहीं होंगे, वो एक करोला पे चला जाए, एक बंदा बाइक चला जाए, वो कहते हैं कि इसके पास तो खुद नहीं है, इन्हें मेरा की करना है। लेकिन राना साहब, आपको लगता है कि अब भी ये बीमारी है, इस बार कुछ ट्रेंड्स चेंज होंगे? आपको ऐसा लग रहा है? आपकी असेसमेंट क्या है? नॉट इन अर्बन एरिया, आई डोंट थिंक सो, रूरल एरियाज। सिंपल सी बात है। देखिए, बात वही है कि अगर आप किसी को पैदल भेज देंगे या जाएगा कहीं जी मनु वोट दे दो, माइंडसेट ये है, साइकी है लोगों की, यार इतने आपे पैदल फिरदा पे है, इन्हें साड़ा की करना है, ठीक है, इहदे कोल ते 4 टके कोई नहीं। सो वो माइंडसेट है, यू कैन नॉट फाइट दैट माइंडसेट, ठीक है, ही हैज टू। अच्छा, एक और भी माइंडसेट है जो अब थोड़ा थोड़ा आपको कई कई जगहों पे नजर आता है। वो क्या है? वो ये है कि आप देखते हैं जहाँ पे कुछ ज्यादा डाले नजर आ जाए आपको, ज्यादा वीगो नजर आ जाए आपको, ज्यादा आपको वहाँ पे V8 नजर आ जाए, वहाँ पे लोग अब जो या आगे प्रोटोकॉल, अभी अब कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पे पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ लोग जाते हैं वोट मांगने, ठीक है, तो वहाँ पे लोग रेजिस्ट करते हैं, वो वहाँ पे लोग निकलना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये पुलिस वाले तू नाल लेके क्यों आ गए। अच्छा, ठीक है, सो वो एक माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, बट इट विल टेक टाइम, इट कांट हैपन लाइक ओवरनाइट नहीं हो सकती ये चेंजेस आ सकती। जिस तरह वेपन्स पे चेंज होना शुरू हुआ है, वरना कैंडिडेट्स जो असलहा लेके साथ घूम रहे होते थे, क्लाशनकोफ ने नाल लेके, फिर क्लाशनकोफ तो एक बना दिया ना, अब तो खैर क्लाशनकोफ खत्म हो गया, अब तो G3 लेके फिरते हैं, ठीक है, अब G3 होएगी तो मैं कहेंगे हाँ एक बंदा ठीक है, G3 चुकी हुई है, जेडे गार्ड ने ना उन्होंने G3 चुकी हुई है, क्लाशन बस ठीक है जी, बस। तो वो साइकी जो है, हाउ कैन यू फाइट दैट साइकी? इट विल टेक टाइम, और वो उसको जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, काम वो ये नहीं है कि उसने कोई मैकेनिक को लेके जाना है उसको, तो काम करना किसने है? काम माइंडसेट जो है लोगों का, जैसे मैंने आपको कहा ना, जब पुलिस वालों की गाड़ियां लेके लोग जाते हैं, गार्ड के साथ जाते हैं, एस्कॉर्ट के साथ जाते हैं, तो पीपल हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम, उनके लिए बाहर निकलना शुरू हो गए, ठीक है, यानी लोग अब मरूब नहीं होते इस बात से। नहीं, उस पर नहीं होते आप, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये कहा जाए कि वो जनाब बिल पैदल जाएगा या करोला में जाएगा या सुजुकी में जाएगा, तो लोग पीपल आर गोइंग टू लाइक हाँ। लिसन टू हिम व्हाट ही इज एग्जैक्टली सेइंग, नहीं वो भी बात अभी तक नहीं आई। सो इट्स लाइक इन बिटवीन थोड़ा चेंज आ रहा है, बट इट्स लाइक बड़े स्लो पेस पे, स्नेल पेस पे सारा वो चेंजेस आ रही है। अच्छा, कमर दिलशाद साहब, धांधली का बड़ा शोर मचा हुआ है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अभी से धांधली शुरू हो गई है। इम्कानी तरीक़ाकार क्या होता है? आप तो इलेक्शन कमिशन से वाबस्ता रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएं ना। नहीं, इसमें सब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। धांधली का तरीका बताने लगे। सबसे बड़ा सीक्रेट बड़ी सीरियस वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के साथ बाकायदा बार्गेनिंग होती है। अच्छा। और प्रिजाइडिंग ऑफिस वो हमने सारी डेस्का की रिपोर्ट पढ़ ली हमने। पहले मुझे भी नहीं पता चलता था ये कहाँ से होती है, टेम्परिंग कैसे होती है। जो डेस्का का जो इलेक्शन हुआ 75 हल्का 75 में, तो उस पर जो तमाम बुलाए गए तो 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हल्फिया बयान देते हुए ये बाकायदा आइडियो और वीडियो बने कि जनाब हमें 3-3 लाख रुपए दिए गए थे। अच्छा। पहले रोड़ा पिटना शुरू कर दिया, मजलूमियत का सहारा लिया। जब उन्होंने तमाम हालात को जब उन्होंने देखा तो हमें उस पर पता चला, उन्होंने कहा सर टेम्परिंग होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को बाकायदा उनके साथ लेन देन होता है। और जो हल्का 75 का जो हुक्मरान जमात का जो था, मलिक क्या उसका नाम था, तो वो उसने कहा कि हमें 3-3 लाख रुपए देने से पहले हमें धमकियाँ दी गई। अब पता है धमकियाँ गलत है, ऐसा ही है, हमारे बच्चों को हमारे ट्रांसफ़र करने की ये बेतमा धमकियाँ दी। जब हम धमकियों में नहीं आए तो तब हमें 3-3 लाख रुपए दिए गए। अच्छा। वो सारा उन्होंने रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट में और ये हुकूमत के उस वक्त ये उन्होंने नाम जब उन्होंने तलब किया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और IG पंजाब को,
तो उन्होंने कहा कि हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका टेलीफोन आया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेलीफोन अटेंड नहीं करना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 टेलीफोन किए थे रात को 3 बजे कि बंदे 22-23 प्रेसिडेंट के वजह से गायब हो गए हैं, तो उसका मुझे बताएं। तो उसने टेलीफोन अटेंड नहीं किया। ये वो जो धुंध में जब उनको नेक्स्ट डे उनको तलब करके कंटेक्ट लगाने की धमकी दी तो उनके पाँव पकड़ लिए उन्होंने। सही। और तस्वीरें हैं उनके पास, वीडियो बनी हुई है कि सर माफ़ कर दे, हमें तो आज़म खान ने कहा था। ये आज़म खान राजा सिकंदर सुल्तान साहब के साथ हुआ। हैं जी, राजा सिकंदर सुल्तान साहब जी ने हाँ। वो ये सारा वो उसको इन्वेस्टिगेट अभी हम ये पूछ रहे हैं अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनका अब भी तरीकाकार अगर क्या किसी हो ने अगर टेम्परिंग करनी होगी तब क्या करेंगे आप देखें। उनका तकरीबन 12-13 लाख का आमला है, 90,000 पोलिंग स्टेशन है और 13 का होता है हर पोलिंग स्टेशन पर, तकरीबन 12-13 लाख का स्टाफ है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्कूल टीचर है, मास्टर है, आगे पीछे लेना देना जिन्होंने करनी होती है इनफरादी गड़बड़ वो उनसे करवाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के साथ। अब इन्होंने कैमरे वैमरे लगा दिए गए हैं तो शायद ये मामला रुक जाए। 1990 में घोस्ट पोलिंग स्टेशंस भी तो बने। यस यू राइट। अब आप ये देखें, अब हमारी हाई कोर्ट का तजर्बा देखें आप। जब चीफ इलेक्शन कमीशन के 22 आदमियों को डिसमिस करने का फैसला किया, उन्होंने रोना पीटा शुरू किया कि ठीक है भाई तुमने करप्ट प्रैक्टिस तो की है, अब मैं तो एक्शन लेना है मैंने तो। और जब उनको डिसमिस करने का फैसला हुआ जिसमें 4 DSP भी थे, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला के साहब, तो उन्होंने जाके लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया। और लाहौर हाई कोर्ट ने क्या मज़ाक़ा खेज़ क्या बयान अपना दिया चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होता है इनको डिसमिस करने वाला, वो कौन होता है। अच्छा। और जो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है ख़त्म होगी बात, उन्होंने रिजल्ट पेश कर दिया इलेक्शन कमीशन को, तो आप इसको डिसमिस नहीं कर सकते, आप किस इख्तियार के तहत डिसमिस कर रहे हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। अब ये बताइए कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों इलेक्शन कमीशन के मामलात को कतगड़ दलगा दी। अच्छा। ये यहाँ भी हमारी अदलिया ने भी इलेक्शन कमीशन को यरमगाल बनाया हुआ है। अच्छा। वो जब भी कोई फैसला करते हैं, अब इन्होंने पेशावर में KP में इलेक्शन हुआ लोकल गवर्नमेंट का, इलेक्शन कमीशन पर भी तो इल्जाम आते हैं कि इलेक्शन नहीं मैं बता दूँ इनके सारे स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ जी। ना। अब ये चले कि अब ये KP में 4 मिनिस्टरों को चीफ इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में बैलेट पे उठा लिए थे, गुंडागर्दी की, बदमाशी की और वो किया। सही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 घंटे में चीफ इलेक्शन के फैसले को कलदम करार दे दिया। आप बताएं 24 घंटे में। अब वो क्या, मुझे खुद उन्होंने बताया चीफ इलेक्शन कमीशन के, बताया हम कहाँ जाएं, अब हम फैसला करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर और ये फैसले हमारे खिलाफ। कहते हैं आप कौन होते हैं, कभी कहते हैं ये कोर्ट नहीं है, कभी कहते हैं इंट्रा कोर्ट नहीं है, कभी कहते हैं ट्रायल ही कर सकते। तो ये सारे मामला जो है हमें जो इंतखाबी इस्लाहात के बारे में, अब इंडिया में क्या है, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन में 3 मुलाकातें हुई, तो उन्होंने कहा जी हम जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देते हैं तो इंडिया की कोई कोर्ट उस केस को नहीं लेती, ठीक है, ख़त्म कर देती है। जब फैसला आने दें, इलेक्शन होने दें, तब हम आप इंटरफेयर करेंगे, अभी नहीं करते। ये इंडिया का कानून है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के ज़ाब्ते अखलाक में ये होता है कि जिस पार्टी ने कोई गलत काम किया तो चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया कहता है जी मैं उस पार्टी के सरबराह को ही डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। सही। या कोई पावर ही कोई नहीं है। जनरल साहब, मंशूर सब जमातों ने अपना अपना पेश कर दिया है, मंशूर की कितनी वैल्यू होती है इंतखाबात में, या वैल्यू बयानिए की होती है? वैसे उन्होंने लाइटर नोट में जब कमर साहब बात कर रहे थे ना, तो पीटर मे का शायद उसने कहा है कि अगर इफ द वोट मेड अ डिफरेंस दे वुड मेक इट इलीगल। देखिए मंशूर इज ए डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। सही। बाकी जिन्होंने बनाया है, जो इसको पढ़ रहे हैं, मैं तो खैर नहीं पढ़ता, इसलिए नहीं पढ़ता। अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूं, अवाम के लिए मंशूर कितना मैटर करता है? अवाम में को पढ़ेगा तो मैटर करेगा ना, अवाम को अगर इस पे कोई यकीन होगा तो मैटर करेगा ना। बताइए जितने भी प्लेयर्स ऑन द सीन आपके हैं अक्रॉस द बोर्ड, आप देख लीजिए, सब तो सीन पे रहे हैं ना सारे। अब आप सिंध का देख लीजिए, सिंध कितने अरसे से भी इस पार्टी बैठी हुई है, बिल्कुल, और सिंध का क्या हाल है, परसों बारिश हुई, क्या हाल हुआ उसका। तो वो कहने की बात यह है कि मंशूर तो एक डॉक्यूमेंट आप बना देते हैं, उस पर तकरीरें करते हैं, बिलावल साहब बोल रहे हैं, मियाँ साहब भी बोल रहे हैं, बाकी सभी बोल रहे हैं। मंशूर का जब तक आपका इट्स नॉट ग्राउंडेड इन द रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटीज है आपके मुल्क की, ठीक, उनके साथ ताल्लुक नहीं है, आप उन इश्यूज को टच करके उनको सोल्यूशन नहीं दे रहे आपका, तो मंशूर बेईमानी हो जाता है ना सर इसमें। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मंशूर की बात है, इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों का शऊर उजागर करने के लिए
हमें बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये भी तो पता चले कि हमारे इश्यूज़ पे बात करने वाले हैं कौन है, क्या बात हो रही है। मैं जो आप जो बात कर रहे हैं ना, वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 8 फरवरी। इलेक्शन होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बिल्कुल। दिस लॉट विच हैड टू हैपन बिफोर 8 फरवरी, यस, एंड दिस लॉट विच मस्ट हैपन आफ्टर 8 फरवरी। यस, ठीक है। हम उन सारी चीज़ को एज ए होलिस्टिक अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मंशूर तो उस दिन ही खत्म हो जाएगा जब इलेक्शन को जीत गया, आपको हार गया। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जब हम बात कर रहे थे ना, एक चीज़ बहुत बड़ी जो हमारे सिस्टम में है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का अपना एक मैकेनिज्म है उसका। उस मैकेनिज्म को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नॉमिनेट करते हैं ना हमारे कैंडिडेट कौन होगा, कैसे होगा, उसमें भी आपको ये नज़र आता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में जहाँ पे आपके आज भी इससे हम निकल रहे हैं बाहर और बड़ी तेज़ी से बाहर निकल रहे हैं। लेट मी से, क्योंकि जो हमारी बरादरी है, धड़ाबंदी है, जो थाना है, कचहरी है, इस पे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस आदमी का होल्ड होगा ना जिसका, तो लोग उस तरफ जाना पड़ता है, लोगों को मजबूरी की तरफ जाना पड़ता है लोगों को। और फिर ये भी हो रहा है और ये ऑन रिकॉर्ड आया हुआ है कि आज के दौर में भी बाकायदा बिठा के लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि तुम अगर ये ना करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। में तो ज्यादा धमकियां दी जा रही हैं। मैं ये करूँगी सामने नजर आना आपको सारी चीज में। तो ये जब तक इन सारे सिस्टम को हल करने के लिए, नंबर एक, जब तक आपकी सियासी जमातों के अंदर अपनी जमहूरियत नहीं हो, बिल्कुल, जब तक वो खुद अपने आप को पूरी तरीके से डेमोक्राइज नहीं करेंगी, जहाँ पे आपको यंगर जनरेशन को आप चांस मिलेगा उसके बीच में, जब तक आप लोकल लेवल पर, जैसा अभी बात हो रही थी और नहीं कह रहे थे बात, में एग्री विथ हिम कि भाई आपने लोकल बॉडीज जो बेस नर्सरी बनती है आपकी, जहाँ से आपकी दुनिया की सारी आप देख लीजिए, वहाँ से लोग तैयार होके ट्रेन होके आगे निकलते हैं आगे से, तो वो हम करते नहीं है इसमें। फिर जो मेरा बार बार ये गिला रहा है और शायद ये पसंद नहीं आता लोगों को कि हमने सियासी जमातें गिरवी हो जाती हैं अपने आप को, इलेक्शन जीते या अपने मुफादात के, अपने मुफादात के तहत, और जो सियासी लीडर्स हैं अपनी पार्टी के जो सरबराहान हैं उनकी बात से दाएं बाएं जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। उससे दाएं बाएं में जो गुज़श्ता जो तारीख गुजरी है, सिर्फ एक दफ़ा गए हैं, जब अगर आपको याद हो जब यमन में फौज भेजने का मसला बना था, दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन आवर पार्लियामेंट जिसने एक्सर्ट किया था अपने आप को, जिसकी वजह से पाकिस्तान बच गया इससे जी। और मैं ये यकीन रखता हूँ कि भाई जैसे भी है हमारे लीडर्स, ये मेरी इज्तिमाई दानिश आती है ना असम्बलीज में बैठ के, अगर इनको हम फैसला करने दें अपनी सोच के मुताबिक, जिसकी कोई अगर मतलब 0 to 100 आप देखते हैं तो डिफरेंस तो होगा ना आपस में उसमें। अगर कलेक्टिवली डिस्कस करके इस चीज़ को पहुँचेंगे तो दे विल कम एट अ राइट डिसीजन। ठीक। आज के दौर में जिस दौराहे पर हमारी जमहूरियत खड़ी है, हमारी सियासत खड़ी है, क्या एक बार फिर से हमें मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है? इसी सवाल के साथ वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सुनो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सियासतदान जब तक खुद को गिरवी रखते रहेंगे जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकेगी। मीनवाइल हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया ट्रांसमिशन में, लेकिन हबीब साहब के पास जाने से पहले अदनान आदिल साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने आज कहा कि अगर मेरे वोट पर डाका डाला गया तो मैं इनका ऐसे पीछा करूंगा कि ये इमरान खान को भी भूल जाएंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि पीटीआई कारकुनों को कहती हूँ कि आए नफरत की सियासत को ख़त्म करें। जिस नहज पर इस वक्त हमारी जमहूरियत और हमारे मुल्क की सियासत है, क्या आपको लगता है कि हमें एक बार फिर से मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है, और अगर है तो उसमें कौन कौन शामिल हो? पहली बात तो है बिलावल साहब का कुछ होगा तो डाका पड़ेगा ना, पंजाब में तो कुछ है ही नहीं तो डाका क्या पड़ेगा। हाँ, सिंध में है, वहाँ पे कोई डाका डाल नहीं सकता उनके होते हुए और उनके वालिद साहब के होते हुए तो वहाँ पे तो कोई डाका नहीं डाल सकता। केपी और पंजाब में उनका बोलूराम हो चुका है। पीपल्स पार्टी कश्मीर में है या सिंध में है, और सिंध में भी अंदरूनी सिंध में है, शहरी इलाकों में कम है, कराची में कम है। लेकिन वो रेट्रिक कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप को एक मुतबादिल लीडर बानी पीटीआई की जगह स्टैब्लिश कर लूँ एंटी नवाज वोट को कैप्चर करने के लिए। ठीक। तो वो उन्होंने एक अच्छा धुआंधार तकारीर करके और जारहाना बयानात देकर एक रंग जमाया है इलेक्शन का किसी हद तक। ठीक है। उनका ख्याल है कि बानी पीटीआई अब काफ़ी अरसे के लिए, चूँकि उनका रियासत से क्लैश हो चुका है, वो आउट हैं, तो अब जो स्पेस बनेगी वो मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ। और किसी हद तक हो भी सकता है क्योंकि बहुत सा पीपल्स पार्टी का वोटर डिफेक्ट कर गया था पीटीआई की तरफ। अब देखना होगा कि आगे पीटीआई के साथ क्या होता है। हम सुन रहे हैं कि 9 मई के केसेस भी चलना शुरू हो गए हैं, तो हालात लग रहा है कि उनके गिरद और शिकंजा टाइट होगा, तंग होगा। बिल्कुल।
अब जो बात आप कर रही हैं कि मिसाक जमहूरियत तो जब भी होगा, अब एक तरफ तो आप शिकंजा टाइट कर रहे हैं 9 मई के वाक़यात की बुनियाद पर जो कि एजिटेशन हुआ, और उसको अब इतना आगे तक ले गए कि वो अब कह रहे हैं कि ये तो एक दहशतगर्दी है और ये है वो है। जो पीटीआई है वो गिर्द घूमती है एक शख्स के, बानी पीटीआई के, जब तक उसके साथ भी तो एक ही शख्स के गिर्द हाँ हर खानदान के गिर्द घूमती हैं। नून हमारा लीग एक घूमती है, नवाज शरीफ साहब आप के अभी गिर्द। बात भी कर रहे थे ना इलेक्टेबल्स की, तो हमारा एक फ्यूडल ट्राइबल माशरा है जी। कुछ स्पेसेस हैं जो अर्बन हैं, जैसे कराची है, लाहौर है, बाकी ज़्यादातर माशरा या ट्राइबल है या फ्यूडल है। तो उसमें इसी तरह की जमहूरियत हो सकती है जो शख्सियात, लेकिन ये कि अब मैं उस पॉइंट को मज़ीद एलेबरेट करूँगा कि जो इलेक्टेबल्स हैं वो अकेले जीतने की पोजीशन में नहीं है। हर इलेक्टेबल को पार्टी की सपोर्ट भी चाहिए होती है। तो पार्टी का वोट और इलेक्टेबल का कॉम्बिनेशन बनता है तो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है। जी। तो इसका मतलब है उनकी अहमियत कम हो रही है। तो जो माशरा हमारा फ्यूडल ट्राइबल है, वो जो बॉन्डिंग है फ्यूडल और ट्राइबल, कबायली और जागीरदाराना माशरत की, वो कमज़ोर हो रहे हैं रिश्ते। और अब इस इलेक्शन से पता चलेगा कि जो हमारे देही इलाकों के वोटर हैं वो किस हद तक पार्टी की बुनियाद पे वोट देते हैं, पार्टी से एफिलिएशन की बुनियाद पे वोट देते हैं, या ज़ात बरादरी और मुकामी जो हैं अवामिल उनकी बुनियाद पर वोट देते हैं। इस इलेक्शन के रिज़ल्ट देखकर अगर ये फेयर इलेक्शन, वोटिंग फेयर हो गई, अब तक का तो जो प्रोसेस है वो मुतनाज़ है, जो भी कुछ है, लेकिन अगर वोटिंग बोगस ना हो और काउंटिंग ठीक हो जाए, काउंटिंग ठीक हो जाए, अब देखें बदगुमानी तो अभी नहीं करनी चाहिए कि अगर वोट सही पड़ जाएं, वो गिने भी सही जाएं, तो कुछ ट्रेंड्स उसमें से इमर्ज करेंगे। ठीक है पीटीआई माइनस हुई है, उसके साथ बहुत से इम्तियाजी सलूक है या जो भी उसकी वजूहात है, लेकिन अगर सही तरह से वोट डालने की इजाज़त दे दी गई, लोगों को ना रोका गया, ठप्पे ना लगे, जैसे हमने देखा था कराची में बोगस वोटिंग होती थी, वो ठप्पे लगाते थे, जैसे डाकखाने में ठप्पे लगाते हैं, वो मोहरे लगाते हैं। तो अगर उस तरह का इलेक्शन ना हुआ और काउंटिंग भी ठीक हो गई, घोस्ट पोलिंग स्टेशंस भी काउंट ना हुए, तो फिर हमें पता चलेगा कि आवाम का मूड क्या है, क्या इलेक्टेबल्स की अहमियत कम हुई है या उतनी है जितनी पहले थी। इसी तरह मिसाक जमहूरियत के लिए तो ज़रूरी है कि पीटीआई के जो बानी हैं उनको साथ बिठाकर कोई एग्रीमेंट किया जाए। क्या हमारी सियासी जमातें इसके लिए तैयार हैं? पीटीआई के बानी, क्योंकि इस वक्त इस वक्त हमारे इदारों को भी उसमें शामिल होने की देखिए, जरूरत वो तो एक मुस्तकिल फैक्टर है रियासत का। अब लोग कहते हैं जी यहाँ पे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई 4 दफ़ा तो फौजी हुकूमतें आई हैं, आपने इंटरप्ट किया है इतनी दफ़ा प्रोसेस, तो चलने ही नहीं दिया उसको। आप उसे चलने देते तो कुछ चीज़ें इर्तका में आती ना। तो अब इस बात को तो आप नज़रअंदाज कर देते हैं, सारा मलबा तो सियासतदानों पे ही गिरता है। लेकिन वो कितने कसूरवार हैं, यानी कोई भी अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाता, 5 साल पूरी नहीं कर पाता, कोई तसलसल नहीं रहता जमहूरियत का। अगर जमहूरियत का तसलसल रहे कोई 20-25 साल, फिर ये चीज़ें इवॉल्व होंगी, फिर नीचे से लोकल बॉडी सिस्टम भी इवॉल्व हो, पार्टिसिपेशन बढ़े, तो मुल्क जो है इसमें भी हमारे सियासतदानों का एक किरदार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हबीब साहब, लोग इस बार ये मूड रखते हैं और बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने खुद भी सुना है कि वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ वोट डालेंगे बल्कि वोट पर पहरा भी देंगे। तो क्या ऐसे हालात कुछ बदल भी सकते हैं? देखिए, हालात तो बदल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे क्या इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर, एक साफ़ सुथरी कुशादा शाहराह पे हो रहा है जिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकें, या ऐसी भूल भुलैयों में उलझा हुआ है कि जहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर तो कानून के मुताबिक, और कानून जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक अगर आज से ऑनवर्ड भी अगले 48 घंटे गुजरें तो उसके बारे में तो इलेक्शन प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इलेक्शन में ये होगा। इसके तमाम साइंस भी मौजूद है, सर्वेज भी मौजूद हैं, रास्ते भी मौजूद हैं। आपको पता है कि पहले तो आज कह रही थी कि सारे सर्वेज में हमारी जमात ही सबसे ज़्यादा मकबूल है। पहले अलिफ आएगा, बे आएगा, मतलब पहला कदम ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा। और जहाँ तक जब आपने इस सारे प्रोसेस के बारे में इतनी धूल उड़ा दी है कि इसके बारे में आपको तकरीबन ये हद यकीन तक पहुंची हुई बात है कि इलेक्शन में धांधली होनी है, तो जब इस हद तक कोई बात पहुंच चुकी हो तो फिर आपकी प्रेडिक्शन क्या हो सकती है? आपकी प्रेडिक्शन सिर्फ इसी बुनियाद पे हो सकती है कि आप किसी बैक रूम से कनेक्टेड हो, जैसे हमारे राना मुबशर साहब हैं, आपके अच्छे कनेक्शंस हों जैसे नीक नाजी साहब के हैं। अच्छा, कनेक्शंस की सूरत में आपको ये पता चल सकता है कि किससे किसकी क्या बात हुई है। अच्छा, वोटों की सूरत में तो आपको नहीं पता चल सकता ना।
तो साड़ी गल हो गई है कि मेरा हासिल और वसूल सादिया जो का है- क्या कसूर है? अच्छा साड़ी गल नहीं देते साड़ी गल हो गई है का हासिल वसूल मैं बता देता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ फरमाइशें चल रही हैं, कुछ हकीकत चल रही है। कुछ फरमाइशें हैं एक तरफ से, कुछ दूसरे तरफ के तकाजे हैं, और दरमियान में एक रास्ता निकल आना है। सही। तो जब वो नंबर मुझे भी पता है, इस पूरे शहर को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, तो अब आप बताइए कि इलेक्शन को प्रिडिक्ट करने की कुछ जरूरत है या फी नफसी ही इलेक्शन कराने की जरूरत है, जिसमें आपने पहले एक बल्ले का निशान एक पार्टी से ले लिया और उसके बाद उस पार्टी को रगड़ा देना शुरू किया और इस तरह दिया कि सुभान अल्लाह 1400 साल में पाकिस्तान के फुकहा और ये मुजतहिदीन तो ने, हर इलेक्शन में हबीब साहब किसी ना किसी पार्टी के साथ और सुन लें होता ही रहा आप, है। जो पीपल्स पार्टी के साथ भी माजी में हुआ, लीग के साथ पाकिस्तान भी हुआ। के जो फुकहा और मुजतहिदीन ने जिस तरह इद्दत के मसले पे सजा तजवीज़ की है, ये 1400 साल की फ़िक़ही तारीख का इन्होंने एक नतारा ही कर दिया। मतलब उलूम इस्लामिया के तालिब इल्म शशदर हैं, उलूम सियासियात के तालिब इल्म शशदर हैं, कानून समझने वाले लोग जो हैं वो दंग रह चुके हैं। अच्छा। मसला ये है कि हैरत से तो हम गुंग हैं अब, और कई जगह खौफ से खामोश हैं। जब आपने इन हालात में इलेक्शन करवाना है तो फिर आप इस इलेक्शन से जो मर्जी नतीजा निकाल लीजिए। मैं तो समझता हूँ कि फिर मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि मेरे नोटिफिकेशन ही निकालना है तो कंवर साहब किसी को कह दें मेरे नाम का नोटिफिकेशन निकाल दें, क्योंकि मैं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा। एक ब्रेक हजारों अब लेंगे ख्वाहिशें नाज़रीन, ऐसी और ब्रेक के बाद ख्वाहिश वापस आएंगे तो खत्म। राना साहब से पूछेंगे कि क्या गल हो गई है किसी की किसी से, और क्या फरमाइशें और क्या तकाजे हैं जो हबीब साहब तस्करा कर रहे थे। राना साहब से इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सुनो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन, और ड्यूरिंग ब्रेक यहाँ पर ज़्यादा अच्छी डिस्कशन हो रही थी, शायद हमें वो ब्रेक के बाद आकर करनी चाहिए। भारत राना साहब, हबीब साहब क्या बात कर रहे थे? हबीब साहब ब्रेक में कह रहे थे कहाँ कि सारी connection? चीजें जो है यहाँ पे कंवर दिलशाद साहब बैठे हुए हैं, अच्छा। इनको पता है, उसके बाद जो चीजें आनी है वो भी इनको पता है। ये कह रहे थे हबीब अकरम साहब। नहीं, आपकी भी तो बात कर रहे थे ना, मेरी कि कह कुछ रहे थे, वो मुझे कह तकाजे, रहे थे- फरमाइशें, कोई हाँ, राब्ते, वो कोई ठीक है, वो साड़ी मैं गल हो गई हाँ, है। साड़ी गल। मेरे पे उन्होंने कहा था, लेकिन आफ्टर थॉट थी, उन्होंने बीच में नाजी साहब को भी नाम लेता कि सारा बन सिंगल आउट ना कर लें वैसे आपकी तो अड्डी गल कितने हुई है? मेरी तो कितनी नहीं होती, मेरी तो गल होती नहीं कितने। अभी तक नहीं हुई। जिनकी हुई है ना उनका बता रहे। अच्छा, बहरहाल मैं ये जानना चाहूंगी राना साहब, आपकी असेसमेंट क्या है? सीट्स कितनी नून लीग को मिल सकती हैं अब तक जो हमने सारी सिचुएशन देखी है उसको देखते टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ सीरियस नोट अगर देखा जाए ना, तो वो जैसे बात कर रहे थे ना हबीब अकरम साहब कि इट्स रिटन ऑन द वॉल, ठीक है। अब इसमें अगर आप ऐड जो है, अगर उसमें ऐड जो चल रहे हैं अखबारात में, आज के अखबारात आज के में खास तौर अखबारात पर, में, तो अगर उसमें वो फ्रंट पेज पे वज़ीर लिखा आज़म हुआ आ रहा है कि पाकिस्तान। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब है, जी, तो फिर मान जाओ इस गल मेरे ख्याल मनने की गल रहेगी। मेरा ख्याल है आज रिजल्ट भी दे देना चाहिए अच्छा था तुम मान नहीं रहे? नहीं, मैं तो मन रहा जी, मैं कौन होता ना मनने वाला। अच्छा। देखें, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट मिनट चेंजेस भी आ जाते हैं। लास्ट मिनट चेंजेस देखें, यही होती है, ट्रिकी फील्ड है, स्लिपरी फील्ड है पॉलिटिक्स, ठीक है। इस पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ डे टू डे पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। आज कुछ है, कल कुछ है, लेकिन ये दिस थिंग इज लाइक सो प्रिडिक्टेबल राइट नाउ। नविश्ता दीवार है। एंटी सकील उर्दू मैं नहीं बोल अच्छा सकता। जल साहब, आप लेकिन क्या वो है समझते हैं, ये। 8 फरवरी को कोई सरप्राइज भी आ सकता है या जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं यही कुछ होगा? सरप्राइज तो नहीं आ सकता। अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। ये 2013 का इलेक्शन हुआ था, तो हमारे इलाके के एक MNA इलेक्ट हुए, उनके खिलाफ अपील चली गई। इलेक्शन कमीशन ने 5 साल उनको बिठाई रखा है, MNA बैठे रहे। 2018 को जिस दिन असम्बली का लास्ट डे था, उस दिन उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। बहरहाल इस दफ़ा फिर वो उम्मीदवार हैं। ये है दिलशाद साहब बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई हम एक तरफ शुरू हो जाते हैं एज ए सिस्टम, वी नीड टू लुक एट इट, बिकॉज ये समथिंग वेरी सीरियस। हम बात तो कर रहे हैं ना सर, समथिंग वेरी सीरियस। इसको इसने मेरे मुल्क की डायरेक्शन को डिफाइन करना है। लेकिन जो आज का ट्रेंड जो आपको नजर आ रहा है, जिससे मुझे कोई सरप्राइज नजर नहीं आ रही, इसके बाद के जो हालात हैं मुझे वो ज्यादा खौफनाक नजर आ रहे हैं। नाजी साहब आपका टेक? जी, सबसे पहले तो मैं हबीब अकरम साहब ने जो फरमाया, मैं इनकी बात पे आमीन कहता हूँ, उनके मुंह में घी शक्कर। अच्छा वाकई मेरे ऐसा कनेक्शन हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो मातम हो रहा है ना, ये जो हम नोहा कर रहे हैं, ये इससे पहले भी, आपके आने से पहले भी यही हो रहा था
इसमें एक चीज जो बार बार कही जाती है, ये जानबूझ के कही जाती है कि ये जो कुछ हो रहा है ये पहली बार हो रहा है, नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार तो ये जुल्म पहली मर्तबा हो रहा, वगैरह वगैरह। अब इसका जवाब आप कितनी ही दफा दे दीजिए कि देखिए मादरे मिल्लत है फातिमा जिन्ना, वहां से आप शुरू कर दीजिए, ये कहानी पुरानी है। वो आपकी बात सुनते तो हैं, आप कहेंगे कि पीपल्स पार्टी वालों को कोड़े पड़े, वो आपकी बात सुनेंगे, आप उनसे कहेंगे कि देखिए परवेज मुशर्रफ आया और नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, सुनेंगे। लेकिन वो जब बात अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे, वो शुरू वहीं से करेंगे कि लेकिन जो जुल्म इस वक्त हो रहा है वो बहरहाल उससे पहले नहीं हुआ। अभी इस कैफियत का तो कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसे चीजों को justify नहीं किया जा मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं हकायक की बात कर रहा हूं, मैं राय तो दे ही नहीं रहा जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या इस सियासी क्या पीपल्स पार्टी ने 9 मई किया था? जी क्या फातिमा जिन्ना के चाहने वालों ने 9 मई किया था? पीपल्स पार्टी ने इसे बहुत आगे किया था भाई, मुझे बताइए भूल जा रहे हैं ना, आपको याद है वो जहाज अल जुल्फकार जो बनी थी, तो मुर्तजा भुट्टो को बेनजीर भुट्टो ने अलहदा कर लिया था। आपको याद है वो जहाज जिसमें मेरे बिल्कुल, मुर्तजा भुट्टो, वो जहाज जो यहाँ से अगवा होके गया, वो अल मुर्तजा जो अफगानिस्तान में ऑपरेट करती थी, मत भूल जाइए। बेनजीर नहीं, वो मुर्तजा अलहदा, उस मुर्तजा भुट्टो के साथ कराची में क्या हुआ? मौलाना इतनी ने बड़ा पाकिए दमा की हिकायत। पहली बात तो जज साहब मेरी गुजारिश है, मैं आपको एक संजीदा आदमी, हो गया है, लेकिन अभी मुर्तजा भुट्टो की पीपल्स पार्टी, अगर आप चाहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी अगर आप उसे मानना चाहते हैं तो फिर आप ठीक है, नहीं थी, बताइए नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मुर्तजा भुट्टो ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम बुलेटिन के बाद वापस आएंगे तो 10 बजे दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बुलेटिन आप देखेंगे और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे ट्रांसमिशन।